हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज द 20 इंपॉर्टेंट सर्जरी वन लाइनर पॉइंट्स। ओके, आज हम 20 इंपॉर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स देखेंगे सर्जरी के, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो, इसमें वो भी पॉइंट्स हैं जो आपसे कभी पूछे गए हैं एग्जाम में, तो हमने उन्हें भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी, मुश्किल से 10-15 मिनट की जो भी वीडियो होगी, आप इसको एक बार देख लें, इन पॉइंट्स को देखें। ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, चलो हम चलते हैं पहले पॉइंट्स की तरफ। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो मैंने पॉइंट लिया है ये AIA PGT एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ओके, आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आप जाकर के एक बार जब आप पढ़ोगे कीलोइड के बारे में, हाइपरट्रॉफिक स्कार के बारे में, तो आप अच्छे से इसको देखना। मोस्ट कॉमन साइट फॉर कीलोइड इज स्टर्नम। ओके, स्टर्नम है, ईयर लोब है, ये सारे होते हैं, बट आपसे जब एग्जाम में पूछा गया था तो उसका आंसर क्या था? स्टर्नम था। ओके, तो कीलोइड के लिए जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो क्या होती है? स्टर्नम होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट फॉर कीलोइड। अभी जब मैंने आपसे एक एग्जाम में पेपर क्वेश्चन दिया था तो मैंने उसमें आपसे यहां पर इंट्रालीजनल की जगह मैंने आपसे कह दिया था एक्स्ट्रालीजनल। तो एक्स्ट्रालीजनल स्टेरॉइड नहीं दिया जाता। जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो कीलोइड का, तो जहां पर कीलोइड है वहीं पे आप क्या करते हो? स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हो। जैसे मैंने वहां पर आपसे कहा था एक्स्ट्रा रीजनल ट्रामसिलॉन। ओके, तो याद रखना, इंट्रालीजनल दिया जाता है, एक्स्ट्रालीजनल नहीं दिया जाता कीलोइड के ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड। ओके, तो ये बात आप अच्छे से याद रखना। दोनों ही पॉइंट्स आपसे AIA PGT में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, रिपीटेड पॉइंट है आपके लिए। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है, वो है ECG चेंजेस इन हाइपरकलीमिया। अब आप बोलोगे सर ECG चेंजेस आपने यहां पर क्यों दिए? ये पॉइंट्स तो हमें पूछे जाते हैं मेडिसिन में या फिर हम फिजियोलॉजी में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ECG चेंजेस इन हाइपरकलीमिया, ये बात आपसे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में सर्जरी में भी पूछी जा सकती है। मींस देखो, पेपर तो ओवरऑल एक ही सा बनेगा, तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट दे दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस का पॉइंट है, ECG चेंजेस इन हाइपरकलीमिया। देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखाया नहीं है, आप अपने दिमाग में खुद सोचो कि हाइपरकैलीमिया में अगर हम टी वेव की बात करें तो टी वेव कैसी होगी। थोड़ा सा दिमाग पे आप जोर डालो कि टी वेव का क्या होना चाहिए। चलो मैं दिखाता हूं टी वेव कैसी हो जाएगी। टॉल टेंटेड टी वेव आपको देखने को मिलती है। क्लियर? टॉल टेंटेड टी वेव आपको देखने को मिलेगी। फिर मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहां पर इसको याद करोगे। क्लियर? चलो, टॉल टेंटेड टी वेव मिलेगी, एसटी का इलिवेशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा, एसटी इलिवेशन कह करके मैंने एक पॉइंट और एक क्वेश्चन और आपको बता दिया। यहाँ पर आपसे मैं यहाँ पर एक चीज दे रहा हूँ, एक आपका ये होमवर्क है। आप मुझे बताओगे, एक टाइप का एंजाइना होता है, एक इंपॉर्टेंट टाइप का एंजाइना होता है जिसमें आपको एसटी इलिवेशन देखने को मिलता है। वो आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन से टाइप का एंजाइना होता है जिसमें आपको एसटी इलिवेशन देखने को मिलता है। क्लियर? हम हाइपरकलीमिया की बात कर रहे हैं। हाइपरकलीमिया में टॉल टेंटेड टी वेव मिलती है एंड एसटी इलिवेशन मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि पीआर इंटरवल पे क्या फर्क पड़ता है। पीआर इंटरवल पे फर्क पड़ता है, जो पीआर इंटरवल है वो क्या हो जाता है? प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। क्लियर? अगला देखते हैं, पी वेव का क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। अब यहां पर आपको एक चीज देखना है। देखो, अगर आपसे हाइपर कह दे, अगर उसने आपसे कहा है हाइपर, ओके, अगर आपसे हाइपर कहा है तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो ज्यादा का मतलब टॉल। क्लियर? इलिवेट ज्यादा, प्रोलॉन्ग ज्यादा, ये तीनों ही पॉइंट क्या देखने को मिलते हैं आपको? हाइपर टाइप के देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहां देखने को मिलेंगे? हाइपर कैलीमिया में देखने को मिलेंगे। याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप कैसे याद करोगे? अगर आपसे हाइपर कैलीमिया कह दे वो, ओके, तो आप क्या करोगे? टॉल टेंटेड मींस हाइपर, एसटी एलिवेशन मींस हाइपर, प्रोलोंगेशन मींस हाइपर। ओके, बस पी वेव में आपको याद रखना है, पी वेव में क्या देखने को मिलता है? जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कर जाता है? सब्सिक्वेंटली डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? तो हाइपरकैलीमिया उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज द ईसीजी चेंजेस इन हाइपोकलीमिया। ओके, उसी के कंट्रास्ट में हम देख लेते हैं, हाइपर हाइपो के कंट्रास्ट में हम देखते हैं हाइपोकैलीमिया। ओके, हाइपोकैलीमिया में देखते हैं, सबसे पहले हाइपोकैलीमिया में क्या होगा? अगर हम टी वेव की बात करें तो टी वेव क्या हो जाती है? फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव हो जाती है, टी वेव फ्लैट हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट इन्वर्जन ऑफ टी वेव का क्या हो जाता है? इन्वर्जन देखने को मिलता है। ठीक है, एसटी की बात करें, एसटी डिप्रेशन होता है। क्लियर? उसके बाद अगर यू वेव की बात करें तो प्रोमिनेंट यू वेव आपको देखने को मिलती है। और एक लास्ट में बच जाता है एंड दैट इज द पीआर इंटरवल। ओके, तो क्या हो जाता है? पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी बात बताऊं, देखो, टी वेव का केस आपसे पूछा जाता है। अगर टी वेव की बात करें तो टॉल टेंटेड हाइपरकैलीमिया एंड टी वेव फ्लैटनिंग किसमें होती है? टी वेव फ्लैटनिंग होती है हाइपोकैलीमिया में। क्लियर? तो आपने देखा टी वेव की फ्लैटनिंग है, यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ टी वेव है, एसटी डिप्रेशन है, प्रोमिनेंट यू वेव है एंड प्रोलॉन्गेशन पीआर इंटरवल है। क्लियर? ये पॉइंट वो है बहुत ज्यादा, बिल्कुल। देखो, और एक चीज और बता दूं, ये आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो ये वो भी पॉइंट है हमारे लिए जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो हमसे बहुत ज्यादा पूछे भी गए हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं। और ये याद करने में थोड़ी सी कभी कभी हमें प्रॉब्लम भी होती है। तो वो सारी चीजें आप फेस ना करो, उसके लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे ही मैं आपके यूट्यूब पे देता रहूंगा। ओके, अच्छा, हाँ, एक चीज और है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके के पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो
अगला देखते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर ऑन पोस्ट ऑपरेटिव डे वन। ओके, आपसे पूछा जाता है कि पोस्ट ऑपरेटिव डे वन है तो मोस्ट ऑफ द कॉज ऑफ फीवर क्या होगा, फीवर का सबसे ज्यादा कॉज क्या होगा अगर पोस्ट ऑपरेटिव डे वन है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, एटीलैक्टेसिस हो जाता है। क्लियर, मींस कोलैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई। क्लियर, ये बात आप याद रखोगे, एटीलैक्टेसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर ऑन पोस्ट ऑपरेटिव डे वन। क्लियर, एक पॉइंट ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट आप अच्छे से जानते हो, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ये फॉर है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, या फिर हम एसएसआई की बात करें तो एसएसआई के लिए मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। तो एस ऑरियस क्या होता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होता है। ये बात भी आप अच्छे से जानते हो, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लो। एसोरियस बहुत से डिजीज कॉज करता है, जब आप जाओगे देखोगे एसोरियस बहुत ज्यादा डिजीज कॉज करता है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर, यहीं से आप मेरे एक मैं क्वेश्चन और पूछ ले रहा हूँ, मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। क्लियर, वो भी आप मुझे बताओगे। और एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मैं पॉइंट बता दूं, मोस्ट कॉमन वाल्व इन्वॉल्व इन द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। क्लियर, ये दो क्वेश्चन मैं यहां से पूछ रहा हूं, जब एसोरियस आया है तो मैं आपसे पूछ लूं कि क्या होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता, मीन कॉजेस क्या हो सकता है उसका, कौन कॉज करेगा, ठीक है, और मोस्ट कॉमन वाल्व इन्वॉल्व इन द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे बताना है। ओके, चलो अगला पॉइंट देखते हैं, डिक्यूवेटस अल्सर के बारे में। डिक्यूवेटस अल्सर आप अच्छे से जानते हो, इसे वेट सोर से बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज द प्रेशर सोर, इसे प्रेशर सोर भी कहते हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन 30 mmHg हो जाता है तब ये कंडीशन डेवलप होती है। क्लियर, तो याद रखना जो हमारा डिक्यूवेटस अल्सर होता है, डिक्यूवेटस अल्सर इसे वेट सोर्स भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज प्रेशर सोर व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन 30 mmHg देन दिस कंडीशन डेवलप्स। क्लियर, ये बात आपको अच्छे से पता चल गई। अगला देखते हैं, इसका जो मोस्ट कॉमन साइट होता है वो क्या होता है, इस्चियम होता है, ग्रेटर देन मींस ग्रेटर देन द ग्रेटर ट्रोकेंटर। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर द डिक्यूवेटस अल्सर या बेड सोर क्या होता है, इस्चियम होता है। क्यों, क्योंकि एक पेशेंट लेटा हुआ है, वो जब लॉन्ग टाइम तक लेटा रहेगा और वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा इस्चियम पे, तो इस्चियम पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, अल्सर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर, मैल्योलस के लिए आपसे एक बिल्कुल डेफिनेटली पॉइंट पूछा जाता है, ये बात आप अच्छे से जानते ही हो कि लैटरल मैल्योलस क्या होता है, मोस्ट प्रोन फॉर द डिक्यूवेटस अल्सर या बेड सोर्स के लिए होता है। क्लियर, तो आप देख लो मोस्ट कॉमन साइट क्या है, इस्चियम है, आफ्टर दैट ग्रेटर ट्रोकेंटर, आफ्टर दैट malleolus. In the case of the malleolus, the lateral malleolus is more prone for the decubitus ulcer. क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, सिंपल सी बातें हैं, बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल इजी चीजें। चलो कोल्ड एब्सेस के बारे में देखते हैं। कोल्ड एब्सेस नाम तो सुना होगा है ना, कोल्ड एब्सेस के बारे में देखते हैं। तो कोल्ड एब्सेस क्या है, व्हेन देयर इज द नो साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब आपसे मैं यहीं पे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द साइन ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जल्दी से बताओ, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइन क्या होते हैं, अरे बोलो, र्यूबर, पोलर, बोलो कौन कौन से साइन होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 4 साइन होते हैं, चारों साइन आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये 4 साइन होते हैं किसके, ट्यूबर मींस ट्यूमर। ओके, तो क्या साइन हो गए, र्यूबर, कोलर, डोलो एंड ट्यूमर। ठीक है, ये साइन होते हैं हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन, अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर ये साइन देखने को नहीं मिलेंगे तो आपको रेडनेस देखने को नहीं मिलेगी, वार्मनेस देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके बाद टेंडरनेस देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर, तो अगर ये 3 चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं तो आप इजी बोल सकते हो दिस इज द केस ऑफ द कोल्ड एब्सेस। क्लियर, अब सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कोल्ड एब्सेस कहाँ पर देखने को मिलेगी। आपने ये तो देख लिया कि कोल्ड एब्सेस का मतलब क्या है, कोल्ड एब्सेस का मतलब ये है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अगर साइंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, स्टिल देयर इज इन्फ्लेमेशन, तो आप इसे क्या बोलोगे, रेडनेस नहीं है, वार्मनेस नहीं है, टेंडरनेस नहीं है, आप उसे कोल्ड एब्सेस बोलोगे। कहाँ देखने को मिलेगा, जल्दी से सोचो, ले लो 10 सेकंड लो जल्दी से और सोचो कहां देखने को मिलेगा। अरे सिंपल सी बात है, आपको देखने को मिलेगा ट्यूबरक्लोसिस के केस में। ओके, कहां देखने को मिलेगा, ट्यूबरक्लोसिस के केस में देखने को मिलता है कोल्ड एब्सेस। क्लियर, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, कोल्ड एब्सेस, ऐसे करके भी आप थोड़ा सा मतलब जो बना करके याद करना चाहो कर लो, या दिमाग में बैठा लो कि हाँ ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में कोल्ड एब्सेस मिलते हैं, जितने भी एब्सेस होते हैं वो कोल्ड नेचर के होते हैं, रेडनेस, वार्मनेस, टेंडरनेस नहीं होती। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, मर्जुलिन अल्सर। बहुत अच्छा, एक पॉइंट यहां से बन सकता है, मर्जुलिन अल्सर। अल्सर मोस्ट कॉमनली सीन इन द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। कहां देखने को मिलेंगे, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये तो बात आप जानती होगे, अगर मैंने एससीसी की बात कर दी तो कहां देखने को मिलेंगे, मलिग्नेंट सेल और इन द क्रोनिक स्कार्स में देखने को मिलते हैं। कौन से, मर्जुलिन अल्सर, मर्जुलिन अल्सर। क्लियर, तो मर्जुलिन अल्सर एससीसी में, मलिग्नेंट सेल्स में देखने को मिलेंगे, और इन द केस ऑफ द क्रोनिक स्कार्स देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो एक टाइप का अल्सर ये भी आप याद करोगे, नेम्ड अल्सर हैं, इनको सबको आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपके सर्जरी बुक में दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर के भी एक बार अच्छे से देख लोगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोटोरेल्स अल्सर। देखो मैं बहुत फास्ट इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, आप उतना टाइम नहीं दे पाते वीडियोस के लिए, तो मैं करता हूँ कि कम टाइम में आपको थोड़ी ज्यादा चीजें मैं बता दूं जिससे आपकी थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएं। ओके, मोटोरेल्स अल्सर देखते हैं। मोटोरेल्स अल्सर का मतलब अल्सर्स यूजली ड्यू टू द हाइपरटेंशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर, ऐसे अल्सर जो आपको देखने को मिलते हैं इन द हाइपरटेंसिव और एथेरोस्क्लेरोसिस पेशेंट में। क्लियर, तो इसे क्या कहा जाता है? मोटोरेल्स अल्सर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे करके देखो, अगर एम को कर दो ओ और टी को कर दो टो, तो ये मोटो मीन्स मोटे लोगों में। मोटे लोगों का मतलब हाइपरटेंसिव पर्सन और एथेरोस्क्लेरोसिस। जो मोटे लोग होते हैं उनमें हाइपरटेंसिव हाइपरटेंसिव वो बहुत ज्यादा होते हैं वो, और उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस इजीली देखने को मिल जाती है। तो मोटर अल्सर या इसे आप मोटोरेल्स अल्सर, माटोरेल्स अल्सर या मोटोरेल्स अल्सर जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो याद करने के लिए, है ना। वैसे एग्जैक्टली नाम होता है इसका माटोरेल्स अल्सर। ओके, कहां देखने को मिलते हैं? हाइपरटेंशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में। क्लियर, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। मोस्ट कॉमनली सीन इन द काफ रीजन, ये कहां देखने को मिलेंगे? मोस्टली काफ रीजन में देखने को मिलेंगे, लैग में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने एक बार टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मोस्ट कॉमन प्रेफर्ड आर्टरी फॉर द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, कौन सी आर्टरी है जो मोस्टली यूज करी जाती है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के लिए या सीएवीजी के लिए? तो आपका आंसर था इंटरनल मेमोरी आर्टरी। देखो आर्टरी भी यूज करी जाती है, वेन्स भी यूज करी जाती है, बट आर्टरी ज्यादा पेटेंसिस वो करती हैं, आर्टरी को हम ज्यादा यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू द वेन्स। जैसे ग्रेट सैफनेस वेन भी यूज करी जाती है, बट मैं आपको बता दूं मोस्ट कॉमन प्रेफर्ड आर्टरी कौन होती है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट होता है, जिसको कहा जाता है इंटरनल मेमोरी आर्टरी। क्लियर, तो ये चीज अच्छे से देखना। तो अगर आपसे कहा जाए मोस्ट कॉमन प्रेफर्ड आर्टरी फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल मेमोरी आर्टरी, क्योंकि इसमें बहुत लेस चांसेस देखने को मिलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के। क्लियर, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लोगे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं स्ट्रेस अल्सर के बारे में। देखो स्ट्रेस अल्सर किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से डेवलप हुए हैं, बॉडी के अंदर कोई ऐसा स्ट्रेस हुआ जिसकी वजह से इस टाइप के अल्सर्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रेस अल्सर सीन आफ्टर द ट्रॉमा, सेप्सिस, शॉक, रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, मींस ये स्ट्रेस ही है ना, मतलब ट्रॉमा हो गया, सेप्सिस हो गई, शॉक हो गई और रेस्पिरेटरी फेलियर हो गई, ये सारे स्ट्रेस हैं। इनके बाद आपको क्या देखने को मिलेंगे? कुछ अल्सर्स देखने को मिलेंगे। जैसे पहले अल्सर की अगर मैं बात करूं, कर्लिंग अल्सर। ठीक है, कर्लिंग अल्सर आपको कहां देखने को मिलेगा? सीवियर बर्न के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सीवियर बर्न के पेशेंट्स होंगे उनके अंदर आपको कर्लिंग अल्सर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर, सेकंड टाइप का अल्सर स्ट्रेस अल्सर हमारे पास कौन सा है? दैट इज द कुशिंग अल्सर। कुशिंग अल्सर सीन इन पेशेंट ऑफ हेड इंजरी, क्रेनियल सर्जरी और ट्यूमर्स। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हेड इंजरी हुई हो या उनकी किसी इंजरी की वजह से या किसी दूसरी वजह से क्रेनियल सर्जरी हुई हो या फिर उनके अंदर कोई ट्यूमर वगैरह हो क्रेनियल, ठीक है, तो आपको देखने को मिलते हैं कुशिंग अल्सर। क्लियर, तो कर्लिंग एंड कुशिंग ये दो इंपॉर्टेंट टाइप के अल्सर हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलो अगर हम कुशिंग अल्सर की बात करें तो कुशिंग अल्सर आपको कहां कहां देखने को मिलेंगे? गैस्ट्रिक हो सकते हैं, ड्यूडेनल हो सकते हैं, इसोफेजियल हो सकते हैं, ये टाइप के अल्सर हो सकते हैं। कौन से? कुशिंग अल्सर्स। ठीक है, तो कर्लिंग अल्सर्स क्या होते हैं? कॉमनली सीन इन द पेशेंट ऑफ द सीवियर बर्न। कुशिंग अल्सर्स देखने को मिलते हैं हेड इंजरी, क्रेनियल इंजरी और ट्यूमर्स में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? चलो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और समझते हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पैप्टिक अल्सर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ओके, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैप्टिक अल्सर क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। ठीक है, ब्लीडिंग होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। अगर आप सीक्वेंस देखना चाहते हो तो ब्लीडिंग सबसे पहले, उसके बाद परफोरेशन एंड आफ्टर दैट ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर, ये तीन आप एक सीक्वेंस है, ये तीनों कॉज होते हैं पैप्टिक अल्सर के, बट सबसे पहले ब्लीडिंग को रखोगे आप, आफ्टर दैट परफोरेशन और उसके बाद रखोगे आप ऑब्स्ट्रक्शन को। क्लियर, ये तीन चीजें आप यहाँ पर नोट कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे अपने एग्जाम में भी पूछा है और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन भी होता है आपको, वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। दो चीजें कंट्रास्ट में आपसे बताऊंगा मैं। यहाँ पर देखना मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द एन्यूरिज्म। अगर मैं एन्यूरिज्म की बात करूं, मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द एन्यूरिज्म, तो आंसर होगा एथेरोस्क्लेरोसिस। आंसर क्या हो जाएगा? एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एन्यूरिज्म क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। अगला पॉइंट देखो यहीं पे, मोस्ट कॉमन साइट फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर मैं मोस्ट कॉमन साइट पूछूं एथेरोस्क्लेरोसिस की तो क्या हो जाएगी? इंफ्रारीनल एरोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इंफ्रारीनल एरोटा क्या हो जाएगा? मोस्ट कॉमन साइट फॉर क्या हो जाएगा? एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट दो आपको याद रखना है। इसके कंट्रास्ट में एक अगला पॉइंट मैं आपको और पूछने जा रहा हूं, और वो पॉइंट है मोस्ट, अच्छा हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द एरोटिक डिसेक्शन। अगर हम एरोटिक डिसेक्शन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन हो जाता है। तो दो स्लाइड में आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। एक ही देखा, मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द एन्यूरिज्म क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द एरोटिक डिसेक्शन क्या है? हाइपरटेंशन। क्लियर, तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है। अगर डिसेक्शन की बात करें तो हाइपरटेंशन, और अगर आपसे कहे, आपसे बोले कि मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एन्यूरिज्म क्या है, तो आंसर एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर,
ठीक, इसोफेगस है, इसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर डज नॉट रिलैक्स। मोटर डिसऑर्डर है एक, ठीक है, इसोफेजियल स्मूथ मसल्स का मोटर डिसऑर्डर है। इसके पॉइंट्स हम कुछ देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर देखने को मिलेगी डिस्फेजिया, आपको किसमें डिस्फेजिया देखने को मिलेगी, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड दोनों की डिस्फेजिया देखने को मिलेगी। लिक्विड की डिस्फेजिया मोर देखने को मिलेगी इन कंपेरिजन टू द सॉलिड। क्लियर, ये बात आप याद रखोगे, डिस्फेजिया देखने को मिलेगी दोनों लिक्विड एंड सॉलिड के लिए, बट ज्यादा देखने को मिलेगी लिक्विड के लिए। ओके, अगला देखते हैं, absence ऑफ गैस्ट्रिक एयर बबल। गैस्ट्रिक एयर बबल देखने को नहीं मिलते आपको। और नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्लेसिया कार्डिया के लिए, उस पॉइंट को भी आप देख लो। आपको देखने को मिलेगा वर्ड्स बीक या पेंसिल टिप अपीयरेंस सीन इन द वेरियम सोलो। वेरियम सोलो में आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ड्स बीक या पेंसिल टिप अपीयरेंस देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ एक्लेसिया कार्डिया। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अगला देखते हैं, इसमें आप करोगे क्या, मॉडिफाइड हेलर्स मेओटमी डन फंडोप्लाइकेशन। अच्छा हाँ, मॉडिफाइड हेलर्स मेओटमी करते हो, फंडोप्लाइकेशन किया जाता है, बोटुलिनम टॉक्सिन्स दिए जाते हैं। तो ये क्या है, ट्रीटमेंट होता है एक्लेसिया कार्डिया का। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है यहाँ पर, पहली चीज है एब्सेंस ऑफ एयर बबल, ठीक है। दूसरी चीज है वर्ड बीक पेंसिल टिप अपीयरेंस। आपको कोई एक केस बना करके दे देगा और उसमें लिख देगा वर्ड्स बीक और पेंसिल टिप अपीयरेंस देखने को मिला वेरियम सोलो में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्लेसिया कार्डिया या फिर मेगा इसोफेगस हो जाएगा। क्लियर, मॉडिफाइड हेलर्स मेओटमी करी जाती है, फंडोप्लाइकेशन किया जाता है। अच्छा, ये दोनों साथ में करे जाते हैं, मॉडिफाइड हेलर्स मेओटमी एंड फंडोप्लाइकेशन। ओके, बोटुलिनम टॉक्सिन दिया जाता है। क्लियर, ये भी स्लाइड आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा कुछ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। 2 स्लाइड में बस मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है इसमें, बस थोड़ा सा आप और देखें। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर किसके लिए, एक्लेसिया कार्डिया के लिए, क्या हो जाएगा, एलिवेटेड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर हो जाएगा। क्लियर, तो ये अच्छे से याद रखना है कि अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें एक्लेसिया कार्डिया के लिए, तो एलिवेटेड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर हो जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें जीआरडी या जीआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की, तो 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग। ये 2-3 बार मैंने क्वेश्चन बना करके पूछ लिया है, तो आपको याद भी हो चुका होगा अब तक। ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। क्लियर, चलो अगला देखते हैं। अगला है मोस्ट कॉमन साइट फॉर द ड्यूडेनल अल्सर, क्या हो जाती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम हो जाता है। देखो एक चीज याद रखना, ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर, इसका डिफरेंस आप जरूर देख लेना आप जाके। ठीक है, इसका डिफरेंस जरूर देखना, क्योंकि इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर द ड्यूडेनल अल्सर क्या हो जाती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम हो जाता है। क्लियर, चलो अगला पॉइंट देखते हैं, उसी का ये पॉइंट है, नेम ऑफ आर्टरी ब्लीड्स इन। ओके, जो अल्सर्स में अभी आपको बता रहा था ड्यूडेनम एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स के बारे में, उसी का है कि कौन सी आर्टरी किसमें ब्लीड करती है। देखते हैं इस पॉइंट को, ड्यूडेनल अल्सर में गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी ब्लीड करती है। ठीक है, याद रखना, ड्यूडेनल अल्सर में कौन सी आर्टरी ब्लीड करती है, गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी ब्लीड करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लीड करती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग अगर आपसे पूछी जा रही है ड्यूडेनल अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर में, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यूडेनल अल्सर में गैस्ट्रो ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर एरोटिक डिसेक्शन। ओके, एरोटिक डिसेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। और एनोरिज्म एंड एवी फिशुला की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, सीटी एंजियोग्राफी हो जाती है। क्लियर, तो ये 2 गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन याद रख लो। देखो मैंने ये पॉइंट कंसाइज करे हुए हैं, आपकी बुक से ये पॉइंट्स मैंने उठाए हैं, बस इसी तरीके से हम कुछ कुछ पॉइंट्स उठा करके लेंगे। जब आपको मूड फ्रेश करना हो, आप जाओ यूट्यूब पे और वीडियो खोल करके 10-15 मिनट की जो भी वीडियो हो आप उसको एक बार देख लो, तो आपको सारी चीजें इसमें से क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कोई एक आधी पॉइंट आपको मिल जाए, और ये वो पॉइंट्स हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। मैं वही पॉइंट्स यहाँ पर ले रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में, चाहे वो एमयू हो, चाहे वो एआईपीजीटी हो, या कोई भी आपका आयुष का एमडीएमएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, वहां से उठा करके ही ये पॉइंट निकाले जा रहे हैं। और ये वो पॉइंट्स हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर लो, जितने भी पॉइंट्स हैं अच्छे से कर लो। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर मान लिया हमारे जैसे आप इस पॉइंट्स में आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, आप कमेंट में बता सकते हो, या ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफिशियल प्ले स्टोर पे है, डाउनलोड करके आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड प्लीज इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे इसी तरीके से और वीडियो बनाने की हमारे अंदर हिम्मत आती रहे और हम अच्छे से और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।